Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I'm going to teach you about energy level diagram and de Broglie explanation of Bohr's second postulate. So starting with the energy level diagram. देखिए बेसिकली जो हमने लास्ट वीडियो में ये एक्सप्रेशन फाइंड किया था दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इस एनर्जी के फॉर्मूला में अगर हम डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें n की, दैट इज फॉर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, हमारे पास डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स आ जाएंगी. एंड अगर उन एनर्जी स्टेट से हम एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं सिंबलाइजिंग दीज एनर्जी स्टेट्स बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो हमारे पास वो जो डायग्राम बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं. सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, दैट इज अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एनर्जी लेवल डायग्राम. बेसिकली वो जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा था एनर्जी का, वो क्या था, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन था, राइट. सो इन दिस डायग्राम द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको ध्यान देना है कि कौन सी एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं हम, टोटल एनर्जी लेवल्स की. टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द सम सूटेबल एनर्जी स्केल्स. अब देखिए जो ये वैल्यू आई थी हमारे पास -13.6 बाई n स्क्वायर, जब हम इसमें n की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा. एंड जब हम n की वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें कुछ डिफरेंट वैल्यू पता चलेगी. जब 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगी. तो उन सारी वैल्यूज को अगर हम एक स्केल पे प्लॉट करें, यानी कि ऐसे प्लॉट करें हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू, तो इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम. प्लस अगर इस डायग्राम में हम ट्रांजिशंस को भी शो करें कि कोई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकेंड लेवल फर्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो रहा है या थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो रहा है, तो इस एनर्जी लेवल डायग्राम को हम क्या बोल देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम. देन वी विल बी कॉलिंग इट एज लाइन स्पेक्ट्रम. एंड ये जो लाइंस होती हैं ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, वर्टिकली. एनर्जी लेवल्स को हम हॉरिजॉन्टली बनाते हैं एंड लाइंस को, जो लाइन स्पेक्ट्रम्स हैं, उनको हम बनाते हैं वर्टिकली. देखिए टोटल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया था इन लास्ट वीडियो, दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर. एंड अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम की, तो उसके केस में हमने z को लिया था 1 एंड बाकी सबकी हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया था, दैट इज पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया था, m की वैल्यू को, k की वैल्यू को, e4 की वैल्यू को, n की वैल्यू को ऐसे ही रहने दिया था, h की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया था. इन सबकी स्टैंडर्ड वैल्यूज मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन की है कि दैट पाई की वैल्यू को आप सिंपली ले लीजिए 3.14, m इज 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31, k की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, h की वैल्यू हो जाएगी 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड, E की वैल्यू क्या हो जाएगी चार्ज की 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 एंड Z की वैल्यू क्या रहती है 1. तो उन सब वैल्यूज को आप अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया था एनर्जी का, दैट इज एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया था एनर्जी का. अब देखिए अगर हम इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो फर्स्ट लेवल की एनर्जी है उसकी वैल्यू आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड अगर हम इसी फॉर्मूला में n की वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आप देख सकते हैं क्लियरली एज n इंक्रीजेस, जैसे कि n इंक्रीज हो गया फ्रॉम 1 to 2, जो En है, एनर्जी है, वो बिकम लेस. एनर्जी क्या हो रही है, लेस, नेगेटिव. सपोज यहाँ पे 0 है, दिस इज -3.6 एंड दिस इज -13.6, दिस वॉज 3.4.
राइट तो जब हमारे पास n इज इक्वल्स टू 1 सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास एनर्जी आई -13.6 एंड जब n2 सब्सटीट्यूट किया तो एनर्जी आई -3.4। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो आप देख सकते हैं 13.6 से हम शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स 3.4, तो मतलब हम ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, या आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी कम हो रही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे n की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो En की वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होती जाएगी। एंड एक ऐसा टाइम आएगा जब हम n की वैल्यू को इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट कर दें, अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में n की वैल्यू को इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट कर दें तो 1/∞ इज इक्वल्स टू 0, तो उसके केस में हमारे पास एनर्जी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। राइट देखिए, एज n इंक्रीजेज एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट्स कम क्लोजर एंड क्लोजर टुगेदर। अभी एनर्जी लेवल डायग्राम मैं आपको शो करूंगी, उसमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं तो जो एनर्जी लेवल्स हैं, एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी लेवल्स हैं, वो पास पास आते जाते हैं। मतलब अगर हम फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल के बीच का डिफरेंस देखें तो बहुत ज़्यादा आएगा, उसके बाद ये डिफरेंस क्या है, डिक्रीज होता जाएगा लाइक दिस सो ऑन। एंड एक ऐसा स्टेट आएगा जब एनर्जी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कुछ भी एनर्जी हो सकती है, प्लस हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन अब बाउंड नहीं रहा। बिकॉज इलेक्ट्रॉन बाउंड कब तक होता है, जब तक उसकी एनर्जी नेगेटिव होती है। जैसे ही हम E इज इक्वल्स टू 0 लेवल के ऊपर चले गए तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री एंड देयर इज क्वांटिनम ऑफ एनर्जी स्टेट्स above E is equals to 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब है, अभी तक हमें डिस्क्रीट लेवल्स दिख रहे थे, बट एनर्जी इज इक्वल्स टू 0 के बाद हमें क्या दिखेगा, लाइक दिस क्वांटिनम दिखेगा, हमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा डिस्क्रीट स्टेट्स में। अभी तक हमें डिस्क्रीट स्टेट्स दिख रही थी, बट E इज इक्वल्स टू 0 अचीव होने के बाद वी विल सी द क्वांटिनम ऑफ एनर्जी। मूविंग ऑन टू द एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए, बेसिकली दिस इज द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर ये एनर्जी लेवल डायग्राम होता तो इसमें ये लाइंस शो ना की होती, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई होती विच इज सिंबलाइजिंग द एनर्जी लेवल्स। बट यहाँ पर हमने लाइंस भी ड्रॉ करी हैं, ट्रांजिशंस भी ड्रॉ करी हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए, जब n इज इक्वल्स टू 1 है तो उसके केस में हमारे पास एनर्जी आई -13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल्स टू 2 पे एनर्जी आ रही है -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली n इज इक्वल्स टू 3 पे हमारे पास वैल्यू आई है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम n इज इक्वल्स टू 4 सब्सटीट्यूट कर दें तो 0.85, देन 0.54, 0.38 एंड 0.28, ये सब नेगेटिव में चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं जो इनके बीच में गैप है वो डिक्रीज होता जा रहा है। मैक्सिमम गैप हमारे पास यहाँ पे था, उसके बाद अगर हम ऊपर चलते जाएं, डिफरेंट लेवल्स पे ऊपर चलते जाएं तो एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है इन नेगेटिव, मतलब लेस नेगेटिव होती जा रही है। एंड इनके बीच में जो डिस्टेंस है दो लेवल्स के बीच में वो भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। उसके बाद अगर हम बोलें कि एक स्टेट जब आ जाए n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे एनर्जी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, उस टाइम के बाद हमें क्या दिखेगा, डिस्क्रीट स्टेट्स दिखनी बंद हो जाएंगी एंड कुछ ऐसा क्वांटिनम दिखेगा, एंड दिस इज नोन एज क्वांटिनम ऑफ एनर्जी। अब ट्रांजिशंस को समझ लेते हैं। देखिए, लाइमन सीरीज की ट्रांजिशंस कहाँ से कहाँ तक होती थी, फ्रॉम N2 to N1, from N3 to N1, from N4 to N1, from N5 to N1 like so on। बट जो हमारे पास फाइनल स्टेट है वो कौन सी होनी चाहिए, N1 होनी चाहिए। तो ये लाइन फॉर्म करती है सीरीज विच इज नोन एज लाइमन सीरीज। सिमिलरली बामर सीरीज के केस में क्या था हमारे पास, जब भी इलेक्ट्रॉन फॉल होगा टू द सेकेंड लेवल दैट लाइन्स फॉर्म द सीरीज विच इज नोन एज बामर सीरीज। सिमिलरली पास्टन सीरीज के केस में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फॉल होकर आएगा थर्ड लेवल पर तो उसको हम बोलते हैं पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पफन सीरीज एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज de Broglie's explanation of Bohr's second postulate of quantization। अब देखिए, हमने चैप्टर पढ़ा था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट de Broglie। de Broglie was a person which tells us about matter waves। इसने हमें क्या बताया था बेसिकली,
कि जो मैटर होता है उसकी भी डुअल नेचर पॉसिबल होती है। मैटर के बीच में जो पार्टिकल है अगर वो मूव कर रहा है, स्टेशनरी नहीं है, तो उसके साथ एसोसिएटेड होती है एक वेव जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव। तो उसी वेव थ्योरी को उसने यूज करके एक्सप्लेन किया बोहर सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन को। देखिए कैसे एक्सप्लेन किया था उसने। The second postulate of Bohr's model atom, second postulate क्या था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड रहता है। हमने पढ़े थे बोहर के पोस्टुलेट्स, उसमें जो सेकंड पोस्टुलेट था उसने बोला था दैट angular momentum of electron orbiting around the nucleus is quantized, that is mvr is equals to nh by 2 pi। यहाँ पर n क्या रहता था, इंटीजर्स रहते थे 1 2 3 and so on। De Broglie explained this puzzle in 1923, that is 10 years after Bohr proposed his model। बोहर ने अपना मॉडल दे दिया, थ्योरेटिकल मॉडल दे दिया, उसके 10 साल के बाद डी ब्रॉय ने एक्सप्लेनेशन दी उसके बोहर सेकेंड पोस्टुलेट की, दैट इज कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड क्यों रहता है। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट एज प्रपोज्ड बाय बोहर मस्ट बी सीन एज अ पार्टिकल वेव। अब बोहर ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो डी ब्रॉय ने क्या बोला कि ये जो रिवॉल्व कर रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड क्या होती है, एक पार्टिकल वेव। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय अ स्टेशनरी ऑर्बिट इज दैट, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय अ स्टेशनरी ऑर्बिट इज दैट विच कंटेन्स एन इंटीग्रल नंबर of de Broglie waves associated with the revolving electron। अब उसने क्या बोला, डी ब्रॉय ने बोला कि वही ऑर्बिट स्टेशनरी बोला जाएगा, परमिसेबल माना जाएगा, जिसके साथ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिस ऑर्बिट में उसके साथ एसोसिएट हो इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रॉयज वेव। इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रॉय डी ब्रॉय वेव्स, राइट। तो सिर्फ वही ऑर्बिटल्स परमिसेबल माने जाएंगे जिनमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके साथ एसोसिएट हो अगर इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रॉय वेव्स। तो इसको उसने क्या बोला, देखिए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस Rn। अब उसने कह लिया कि कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन द nth सर्कुलर ऑर्बिट एंड इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा, Rn हो जाएगा। तो जब वो रिवॉल्व करेगा इन सर्कुलर ऑर्बिट तो वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल्स टू 2 pi Rn, राइट। सो फॉर परमिसेबल ऑर्बिट उसने कंडीशन दी that this 2 pi Rn should be equal to n lambda, where n is a integer। जिन ऑर्बिट्स में ये कंडीशन वेरीफाई होगी उन्हीं ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स माना जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हमें पता है दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू h by mv होता है। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव्स, ये हमने पढ़ा था इन दैट चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में, राइट। तो यहाँ पर जो Vn होता था वो क्या बताता था हमें, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में से लैम्डा की वैल्यू को कंपेयर कर लें लाइक दिस, देखिए अगर हमने लैम्डा की वैल्यूज को कंपेयर करा तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको अगर हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया या बोल लीजिए रीअरेंज किया तो हमें क्या पता चला, दैट MVnRn इज इक्वल्स टू NH by 2 pi। दिस इज द बोहर सेकेंड पोस्टुलेट, उसने यही बोला था। MVnRn यहाँ पर क्या था, एंगुलर मोमेंटम था। MVnRn इज बेसिकली व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। So that is angular momentum of an electron revolving in the nth orbit must be an integral multiple of h by 2 pi, which is the quantum condition proposed by Bohr in the second postulate। बोहर ने यही postulate दिया था, तो इसको डी ब्रॉय ने explain कर दिया using a concept that is कि 2 pi Rn should be equal to n lambda। अब एक डायग्राम देखते हैं इस कंडीशन पे। हम सपोज कर लेते हैं n की वैल्यू क्या है हमारे पास 4।
अगर इस फॉर्मूला में हमने n की वैल्यू को 4 डाला है, देखिए अगर n की वैल्यू 4 आ जाएगी, सो 2 पाई आर एन इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा, मतलब 4 वेवलेंथ्स एसोसिएटेड हैं इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो रिवॉल्व कर रही हैं। 4 वेवलेंथ्स कैसे मानी जाएंगी? 1 इज दिस, 2, 3 एंड 4। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती है 1 लैम्डा को, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा। तो डी ब्रॉय के अकॉर्डिंगली ये जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस एंड द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज आर, तो हम बोलेंगे कि ये ऑर्बिट क्या है? परमिसेबल है। ये ऑर्बिट क्या है? स्टेशनरी है। दिस ऑर्बिट इज स्टेशनरी। एंड इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? क्वांटाइज्ड, like this. Next we are going to discuss about the limitations of Bohr's theory. अब हमने बोहर्स थ्योरी के बारे में पढ़ लिया, अब हम उसकी लिमिटेशंस देखते हैं कि उसकी लिमिटेशंस क्या थी। देखिए, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू द सिंपलेस्ट एटम्स लाइक हाइड्रोजन विद Z इज इक्वल्स टू 1। आप ऑब्जर्व कीजिए, हमने जितनी भी कैलकुलेशन करी है वो हमेशा किसको लेकर करी है? Z इज इक्वल्स टू 1 को लेकर करी है। मतलब हमने सारी थ्योरी किसके लिए फॉर्मुलेट करी है? सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मुलेट करी है। दिस थ्योरी फेल्स इन द केस ऑफ एन एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स फॉर विच Z इज ग्रेटर देन 1। ये थ्योरी फेल हो जाती है अगर हम Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले लें, यानी कि अगर हम 7, 8, 9 की बात करें तो उसमें कैलकुलेशंस बहुत लंबी हो जाएंगी एंड उसके केस में ये जो थ्योरी थी वो फेल हो गई थी। उसके बाद सेकेंड लिमिटेशन क्या है? द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन एज सर्कुलर। अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी जो ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसको हमने क्या माना था? सर्कुलर माना था। बट हमें पता है दैट एलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर ऑल्सो पॉसिबल। सो बोहर की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि उसने सर्कुलर ऑर्बिट्स ही क्यों कंसिडर किए हैं। नेक्स्ट, इट डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इवन इन द हाइड्रोजन एटम। अब देखिए, जो हमने लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा है, बेसिकली ये जो लाइन्स रिप्रेजेंट हो रही हैं, ये जो लाइंस हैं इनके भी आगे एक फर्दर लाइंस होती हैं जो बनती हैं अगर हम किसी भी एटम को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। उसके केस में हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर बनता है। तो ये थ्योरी फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि व्हाट इज फाइन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज, इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इसने हमें नहीं बताया था कि कौन सी लाइंस, लाइमन की, बामर की, पास्चन की, किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कम होगी, लाइक सो ऑन। इसने कुछ भी नहीं बताया था। नेक्स्ट इज, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस थ्योरी के बीच में वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अकाउंट नहीं किया गया था, बिकॉज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बोहर के पोस्टुलेट्स के 10 साल बाद डी ब्रॉय ने एक्सप्लेन किया था सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स थ्योरी, दैट इज कि उसमें एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? क्वांटाइज रहता है एंड इलेक्ट्रॉन्स के साथ वेव एसोसिएट होती हैं। बट ये सारी एक्सप्लेनेशन बोहर नहीं दे पाया था। सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी। एंड इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 13, न्यूक्लियाई। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज आईविज।